जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएलवी स्टडी में। दोस्तों मैंने एक बात देखी है कि YouTube के ऊपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो फिजिक्स में इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सो गाइज मैंने एक बात डिसाइड की कि क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं यहाँ पर पूरा अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो उसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा चैप्टर 30 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। ठीक है, एक बात पहले बता दूं कि अपन साथ में नोट्स भी लिखते चलेंगे यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। और जो अपना जो पढ़ने का तरीका रहेगा बिल्कुल एक मतलब एक सीक्वेंस है, बिल्कुल एक स्टोरी, जैसे आप स्टोरी देखते हो ना या फिर आप मूवी देखते हो ना, कभी पहले ये आया पहले वो आया, ऐसे इंट्रोडक्शन के जरिए तो वो चीजें अपन साथ साथ में करते जाएंगे और बिल्कुल इतना मतलब इजीएस्ट वे से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार इतना अच्छा भी सिलेबस कवर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं बता दूं कि जो साइंटिस्ट है वो क्या देखना चाह रहे हैं कि जो प्रकाश तरंगे होती है, जो लाइट आती है ना, जो लाइट आती है ना सन से, उसकी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, उसके गुण देखना चाह रहे हैं कि भाई ये कैसी होती है। अगर इसको अपन रोक के अगर अपना काम करना चाहे तो उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तो इसको सबसे पहले एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब एक प्रायोगिक व्यवस्था की गई। व्यवस्था प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है गाइस, सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब इस प्रायोगिक व्यवस्था को उन्होंने किसके जरिए समझा था, तरंग सिद्धांत के जरिए, तो इसी में मैं लिख सकता हूं कि इसको तरंग सिद्धांत के जरिए पढ़ना चाहा था। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को वेव थ्योरी की तरह पढ़ा था, और जब इसने वेव थ्योरी की तरह पढ़ा था तो यहां पर उसकी कुछ कमियां निकल के आई थी, वो भी अपन पढ़ने वाले। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सेकंड पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव की या फिर तरंग सिद्धांत की कमियां। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं तरंग सिद्धांत की कमियां। तरंग सिद्धांत की कमियां कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो सेकंड पार्ट और अपन इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तरंग सिद्धांत की कमियां आई थी। उसके बाद इस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए आइंस्टीन, अगर कोई भी चीज इस यूनिवर्स में गलत साबित हो रही हो या फिर कोई भी जगह हमारे साइंटिस्ट आकर अटक गए हो तो उसको पूरा कौन करते हैं, आइंस्टीन बाबा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को दूर करने के लिए आइंस्टीन का प्रस्तुतिकरण दिया गया। आइंस्टीन ने अपने नियम कानून कायदे दिए और इस चीज को समझने की कोशिश की। उसके बाद उसके बाद उन्होंने इस तरंग का कुछ गुण देखे। उस तरंग को, प्रकाश की जो तरंग आती है उसको अपन फोटोन बोलते हैं। तो इसके बाद चौथा अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोन के गुण। फोटोन फोटोन के गुण। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना। फिर इसके बाद डी ब्रोगली ने अपनी एक परिकल्पना दी थी, डी ब्रोगली की परिकल्पना। ठीक है, ये अपना पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। और यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ते ही जस्ट एक टॉपिक ऐसे डाल देना कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखा था उन्होंने, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आए थे। तो महत्वपूर्ण ग्राफ, इसके आगे का टॉपिक तुम लिख लेना यहाँ पर कि महत्वपूर्ण ग्राफ। ठीक है, ये पूरा चैप्टर अपना इस प्रकार से इसी सीक्वेंस से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्होंने एक अपना प्रायोगिक व्यवस्था की थी। उसमें क्या किया था देखिए, समझने की कोशिश करना बहुत इजी है। पहला अपना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रायोगिक व्यवस्था। देखिए कि प्रायोगिक व्यवस्था में उन्होंने क्या किया था, शायद इसके वैज्ञानिक होनाल्ड
और एक दो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने किया था ये चीज, होनाल्ड और एक साइंटिस्ट और था, अभी मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रायोगिक व्यवस्था में क्या किया था उन्होंने, एक निर्वात नलिका ली, इस प्रकार से थोड़ा अच्छे बना लेते हैं इसको, एक क्या ली, निर्वात नलिका, ये है निर्वात नलिका, और यहां पर एक विंडो लगाया, एक खिड़की लगाई ट्रांसपेरेंट, ये क्वार्ट्ज की है ना, एक क्वार्ट्ज की खिड़की लगाई। देखिए क्वार्ट्ज की खिड़की का मतलब लगाने का क्या क्या मतलब था, कि अगर प्रकाश को इन्होंने अंदर आने दिया, मतलब इस जगह से प्रकाश अंदर आ सकता है। ठीक है, चलो, और यहां पर एक मेटल प्लेट लगाई, और यहां पर भी एक मेटल यानी धातु की प्लेट लगाई। ठीक है, ये कहा है धातु की प्लेट, धातु की प्लेट। ठीक है, इसके बाद क्या किया इन्होंने, कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहां पर एक बैटरी लगाई। ठीक है, और उसके बाद एक माइक्रो एमीटर भी लगाया, माइक्रो एमीटर लगाया, ये इसकी कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। अब क्या किया था इन्होंने, कि यहां से इन्होंने इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया। ठीक है, जब प्रकाश को इन्होंने आपतित कराया तो क्या घटना हुई, इसको यहां पर थोड़ा खुल के देखते हैं। मान लीजिए ये अपना एक धातु की प्लेट है, समझने की कोशिश करना, इसमें क्या होता है, ये धातु है, इस धातु में क्या होते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमने पढ़ा ना कि भाई जो चालक होते हैं, चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से, आप समझना कि ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, और इसके कुछ ऑर्बिट होते हैं, इसके कुछ कक्षक होते हैं, इस एटम के कुछ कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मान लीजिए इस मेटल का कोई एटम था, उस एटम के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जब प्रकाश यहां से आपतित होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये एच म्यू प्रकाश की ऊर्जा है, और जब इस धातु की प्लेट पर ये आपतित होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्या लिखना होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कि जब आप नोट्स लिखना है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप साथ साथ में लिखना, इससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छी आएगी। देखिए जब प्रकाश की किरणों को, या फिर जब किसी प्रकाश को धातु की प्लेट पर आपतित कराया जाता है, लिखना कि जब किसी प्रकाश को धातु की प्लेट पर आपतित कराया जाता है तो इस प्लेट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन इसके पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस धातु के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन इसके पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, और इसी घटना को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कंप्लीट, एक बार वापस बोलूं, जब किसी प्रकाश को किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित कराया जाता है तो इस धातु के पृष्ठ में स्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलो यहां इसको अपन ने देखा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार से अपना गति कर रहे हैं, और इस मान लीजिए यहां पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस प्लेट को अपन क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट। क्या है दोस्तों, संग्राहक प्लेट। इस प्लेट को हमने कहा संग्राहक प्लेट, और ये जो प्लेट है वो उत्सर्जक प्लेट, उत्सर्जक प्लेट। हाँ, अब बात देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इस संग्राहक प्लेट के पास आए, तो क्या हुआ कि इस प्लेट से में इलेक्ट्रॉन आए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहां हमने बैटरी लगा रखी थी, जब ये इलेक्ट्रॉन आए तो ये एक माइक्रो एमीटर लगा रखा था हमने। क्या लगा रखा, माइक्रो एमीटर, यानी कि एमीटर और माइक्रो एमीटर दोनों होते हैं। तो माइक्रो एमीटर क्या होता है बेसिकली, कि जब बहुत स्मॉल करंट आती है सर्किट में, उसको भी वो पहचान लेता है, उसको भी बता देता है कि भाई हाँ थोड़ा सा भी करंट आया है, एक इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन करंट आता है, तो भी ये माइक्रोमीटर बता देता है। तो इस माइक्रोमीटर में कुछ इस प्रकार की एक सुई होती है, तो वो कुछ डिफ्लेक्ट हुई,
थोड़ी विक्षेपित हुई, मतलब ऐसे थी तो थोड़ा ऐसे हुई, ठीक है। इसकी जो सुई थी वो थोड़ी डिप्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने देखा कि हाँ, इस प्रकार से कोई करंट, इस प्रकार से कोई प्रकाश आ रहा है और जब किसी प्लेट के ऊपर टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण हमारे को कुछ करंट मिल रहा है, धारा मिल रही है। वाह भाई, अच्छी बात हो गई है, बिना बैटरियों के हमारे को करंट मिलने लग गया, बहुत अच्छी बात है के लिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा अपन उठा रहे हैं, और वो फायदा किसमें आता है? सोलर सेल में। भाई सोलर सेल में देखा हुआ आपने, सोलर सेल में भी तो यही होता है, कुछ प्लेटें होती है, उस प्लेटों के ऊपर प्रकाश आता है और प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर उनको अपने घरों के अंदर सर्किट में फ्लो करवा देते हैं और अपन करंट प्राप्त कर लेते हैं। सही है कि नहीं है? चलो, अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ दिखा। इसमें बहुत सारा ऐसा काम हुआ जो वैज्ञानिक, उस टाइम पर जो वैज्ञानिक थे, हेनाल्ड और जो भी दो वैज्ञानिक थे, वो समझ नहीं पाए। तो इसकी कुछ कमियां क्या थी भाई? तो अपना अगला ही टॉपिक क्या होगा? तरंग सिद्धांत की कमियां। आपने ये डायग्राम नहीं बनाया है तो प्लीज आप इसको बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। सेकंड काम अपना पढ़ते हैं, तरंग सिद्धांत की कमियां। देखिए, ये डायग्राम बनाना है आपको और ये डेफिनेशन लिखनी है। इस इस डायग्राम में जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक प्लेट के पास आता है तो इस सुई में कुछ विक्षेपण आ जाता है, जिससे हमारे को, जिससे पता चलता है कि हाँ, जो प्रकाश किसी प्लेट पर टकराता है तो हमारे को कुछ धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से कुछ आपको थ्योरी व्योरी लिखनी होती है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब लिखते हैं तरंग सिद्धांत की कमियां। अब होती है अपने तरंग सिद्धांत की कमियां। देखिए, तरंग सिद्धांत की कमियां, सेकंड अपना टॉपिक क्या है? तरंग सिद्धांत की कमियां। ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी, है ना, इंग्लिश में पढ़े तो ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तरंग सिद्धांत की क्या कमियां थी? अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उनमें एक कमी, सबसे पहली कमी ये थी कि धातु के, जैसे ये एक प्लेट थी अपने पास और ये कुछ अपने पास प्रकाश आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि जैसे ये प्रकाश आया, आते ही इस पृष्ठ से टकराया और अचानक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अचानक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एकाएक, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अचानक से, मतलब फटाफट, मतलब बहुत कम समय लगा कि इनको पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये चीज को वो समझा नहीं पाए। बेसिकली होता क्या है कि अगर अपन धूप में खड़े होते हैं तो अपन गर्म होने में कुछ टाइम लगता है, या पानी गर्म करते हैं तो उसको भी गर्म होने में कुछ टाइम लगता है, मतलब कुछ तो टाइम लगना चाहिए। अगर यहाँ टाइम लगा ही नहीं, तो पहली कमी क्या थी कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने में अचानक से निकल जाता है। मतलब पहली कमी क्या थी? धातु के पृष्ठ से एकाएक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एकाएक, इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इस चीज को वो समझा नहीं पाए थे। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात उन्होंने ये देखी थी, समझने की कोशिश करना, कि ये जो अपना प्रकाश आ रहा है, समझना, एच म्यू इसकी ऊर्जा है, तो इस प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इस प्रकाश की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, एक मिनिमम, एक कम से कम, एक जो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। क्या क्या बात थी कि जो इस प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी थी वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा आती है तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बाकी यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ठीक है।
भाई इस धातु की सतह पर एक न्यूनतम ऊर्जा वाला या फिर न्यूनतम आवृत्ति वाला फोटोन आपतित होता है, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वरना उससे कम आवृत्ति वाले फोटोन आप कितने भी डालो वहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन है नहीं निकलने वाले हैं। तो एक बात क्या देखिए कि भाई एक न्यूनतम ऊर्जा या फिर आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति वाला फोटोन पृष्ठ पर डालने पर ही इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलता है। ठीक है, दो कमियां हो गई। तीसरी कमी और थी। देखिए तीसरी कमी क्या थी, एक तीसरी कमी ये थी कि इस जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है इस पृष्ठ से, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या थी बता नहीं पाए हम, उस टाइम जो साइंटिस्ट थे वो बता नहीं पाए। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। ये इस तरंग सिद्धांत की 3 कमियां थी, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है भाई, ये कुछ कमियां हो गई। इस कमियों को दूर करने के लिए कौन आते हैं, आइंस्टीन बाबा। कौन आते हैं, आइंस्टीन बाबा। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ते हैं, चलो अभी मैं देख लेता हूं कितना बड़ा हो गया ये वीडियो। तो देखिए कि अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत के ऊपर आए थे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आइंस्टीन का प्रस्तुतिकरण देखेंगे भी, आइंस्टीन ने कैसे इन चीजों को डील किया कि इन तीनों कमियों को वो समझा पाए थे। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों को अपन सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरा अगला वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।